हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोग को बॉडी वॉल ऑफ नेरिस पढ़ाया था। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जो कि पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट का नेरिस के अंतर्गत है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस। अगर नेरिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें या रिप्रोडक्शन की बात करें तो नेरिस जो है एक उभयलिंगी एनिमल है, यानी हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स है। नेरिस जो है वो एसेक्सुअल फॉर्म होती है। इसकी सेक्सुअल यानी लैंगिक फॉर्म की बात की जाए तो नेरिस को जब रिप्रोडक्शन करना होता है या इसकी जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है उस टाइम पे ये एल्डर स्टेज में हेट्रोनेरिस में परिवर्तित हो जाती है और रिप्रोडक्शन की क्रिया करती है। तो बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस। इसमें निम्न पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है गोनाड्स, सेकंड है गोनोडक्ट्स। गोनाड्स में मतलब जिसमें ओवम तथा स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। गोनोडक्ट जिसके द्वारा स्पर्म तथा ओवम रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट डोर्सल सीलिएटेड ऑर्गन्स। इसको गोनोडक्ट या गोनोडक्ट की ओपनिंग गोनोपोड्स माना जाता है। इसको पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे गोनोपोर यानी जनन छिद्र मानते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ही जो हम डिस्कस करेंगे हेट्रोनेरिस, जो कि इसकी सेक्सुअल फॉर्म है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं टीपिटो के। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेट्रोनेरिस। हेट्रोनेरिस के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम जो डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ नेरिस। इसमें फर्स्ट हम स्टडी करेंगे स्वार्मिंग। इसमें स्वार्मिंग की क्रिया होती है जब फर्टिलाइजेशन होना होता है या रिप्रोडक्शन होना होता है, तब नेरिस एक लॉन्ग ड्राइव पर जाती है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन किस टाइप से होता है उसको डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट के अंतर्गत 3 पॉइंट्स हैं, जिनमें प्री लार्वल पीरियड क्या होता है, लार्वल पीरियड क्या होता है, कौन सा लार्वा बनता है, ट्रोकोफोर, उसको डिस्कस करेंगे। पोस्ट लार्वल पीरियड या मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से एडल्ट किस तरीके से कन्वर्ट होता है, लार्वा से एडल्ट किस तरीके से बनता है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम टिपिकल ट्रोकोफोर लार्वा। कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, नेरिस के ट्रोकोफोर लार्वा को डिस्कस कीजिए। तो इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोकोफोर, मेटामॉर्फोसिस ऑफ ट्रोकोफोर एंड लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोकोफोर। तो आइए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत
गोनड्स। अगर गोनड्स की बात की जाए तो कुछ अलग वर्ड चल रही है। नेरिस उभयलिंगी होते हैं यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, परंतु नेरिस की अधिकांश जातियां एकलिंगी यानी मेल्स अलग फीमेल्स अलग होती हैं। इसकी जनन ग्रंथियां अर्थात टेस्टिस और अंडाशय यानी ओवरीज ना तो पृथक पृथक पहचाने जा सकते हैं, मतलब इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता कि ओवरी क्या है, कौन सी है, और टेस्टिस कौन सी है, और ना स्थायी ही होते हैं, बल्कि ये केवल जनन काल में परिवर्धित युग्मकों यानी गैमीट्स के पुंज होते हैं। ये पुंज धड़ प्रदेश के अगले कुछ खंडों को छोड़कर यानी जो नेरिस का ट्रंक वाला एंटीरियर ट्रंक वाला रीजन होता है उसके कुछ खंडों को छोड़कर समस्त सेगमेंट्स यानी खंडों में वेंट्रल सेप्टल पेरिटोनियम के प्रोलिफरेशन यानी प्रचुरोद्वहन द्वारा फूले हुए प्रक्षेपों की भांति विकसित होते हैं। मेल द्वारा स्पर्मेटोगोनिया तथा मादा यानी फीमेल द्वारा ओगोनिया प्रगोही द्रव में यानी सीलोमिक फ्लूइड में त्याग दिए जाते हैं। यहाँ वे मैच्योर्ड होकर क्रमशः स्पर्म और ओवा में विकसित हो जाते हैं। शुक्राणु छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनमें से प्रत्येक में एक अति सूक्ष्म छड़ के आकार का सिर और एक तरंगशील लंबी पूंछ होती है। अंडाणु कुछ बड़े गोलाकार तथा पीत की गोलिकाओं यानी योकी ग्रेन्यूल्स से भरपूर होते हैं। एक परिपक्व कृमि की देह गुहिका में गैमीट्स भरे पाए जाते हैं। मतलब एक मैच्योर्ड जो नेरिस होगा उसकी बॉडी सीलों में गैमीट्स यानी युग्मक भरे हुए होंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट गोनोडक्ट की। नेरिस में जनन वाहिनियां यानी गोनोडक्ट का अभाव होता है। पूर्ण विकसित शुक्राणु अथवा अंडाणु ब्रकमुख यानी नेफ्रिडियोपोर एवं ब्रक नलिकाओं यानी नेफ्रिडियो ट्यूब्स में स्थित पश्चिमावो यानी सीलिया की गति द्वारा अधिकतर पश्च वृक्कों से होकर समुद्र जल में विसर्जित होते हैं। ऐसे वृक्क जो उत्सर्जी एवं जननिक वाहिनी दोनों का कार्य करते हैं। मतलब ऐसे नेफ्रिडिया जो एक्सक्रीशन तथा रिप्रोडक्शन दोनों डक्ट का कार्य करते हैं के लिए एक साइंटिस्ट थे गुडरिच ने नेफ्रोमिक्सिया या मिक्सोनेफ्रिडिया नाम दिया। मतलब ऐसे नेफ्रिडिया जो एक्सक्रीशन तथा रिप्रोडक्शन यानी जनन तथा उत्सर्जन दोनों का कार्य करती हैं, उनको गुडरिच नामक साइंटिस्ट ने मिक्सोनेफ्रिडिया नाम दिया। कुछ जातियों में गैमीट्स बॉडी वॉल के फटने से मुक्त होते हैं। शरीर यानी बॉडी वॉल के फटने के बाद एडल्ट एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट डोर्सल सीलिएटेड ऑर्गन्स। अगर डोर्सल सीलिएटेड ऑर्गन्स की बात की जाए तो इसके प्रत्येक सेगमेंट्स में
पृष्ठ अनुदैर्ध्य में पेशियों से संबंधित एक जोड़ी पृष्ठ सिलिएटेड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। प्रत्येक सिलिएटेड ऑर्गन्स एक सीलोमिक ट्रैक्ट में ओपन होते हैं, जो एक छोटे एवं अत्यंत फोल्डेड कीप की भांति यानी फनल की तरह दिखते हैं। यह कीप एक चौड़े छिद्र द्वारा शरीर गुहिका में खुलती है, परंतु इसमें बाहर खुलने के लिए छिद्र नहीं होता। ये कीप अन्य पॉलीकीट एनलीड जंतुओं में पाई जाने वाली सीरोमोडक्ट के समान होती है। पहले इन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहा गया था, परंतु अब इन्हें गोनोडक्ट समझा जाता है। ऐसा बताया गया है कि लैंगिक परिपक्वता के अंतर्गत ये कीप ठीक अपने सम्मुख बॉडी वॉल में बने छोटे अस्थायी छिद्रों द्वारा बाहर खुलते हैं, परंतु कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण सिलिएटेड फनल्स का वास्तविक कार्य अभी तक विवादग्रस्त बना हुआ है। अब बात करते हैं हेटेरोनेरिस। हेटेरोनेरिस के अंतर्गत बात करते हैं एपिटोकी। सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाने पर कृमि यानी नेरिस के अधिकांश पोस्ट सेगमेंट्स गैमेट्स से भरे होने के कारण आकारिकी एवं शारीरिकी यानी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल रूप से भिन्नता प्रकट करते हैं। ऐसे खंड यानी सेगमेंट्स कृमि के लैंगिक भाग या एपिट्यूब का निर्माण करते हैं। आगे के भाग के कुछ थोड़े खंड जिनमें गैमेट्स का निर्माण होता है अलैंगिक भाग या एटोक कहलाता है। लैंगिक रूप से मैच्योर्ड एक ऐसा कृमि जिसमें एटोक एवं एपिटोक दोनों भाग होते हैं हेटेरोनेरिस कहलाता है, और अलैंगिक प्रावस्था से लैंगिक प्रावस्था में परिवर्तन की यह घटना एपिटोकी कहलाती है। नेरिस वायरेंस तथा कुछ अन्य जातियों में लैंगिक रूप से परिपक्व प्रावस्था अपरिपक्व प्रावस्था से बहुत अधिक भिन्न होती है। इसे बहुत दिनों तक पृथक वंश का सदस्य माना जाता रहा, जिसे हेटेरोनेरिस नाम से पुकारा जाता रहा, लेकिन मेलमग्रेन ने इसे ठीक पहचान कर बताया कि यह नेरिस की ही सेक्सुअल स्टेज यानी लैंगिक अवस्था है। अब बात करते हैं हेटेरोनेरिस के कैरेक्टर्स की यानी लक्षण की। अगर हेटेरोनेरिस की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें ऊपर वाला पार्ट है एटोक रीजन, नीचे का एपिटोक रीजन। ऊपर वाले में नॉर्मल पैरापोडिया पाए जाते हैं, लास्ट वाले में मॉडिफाइड पैरापोडिया। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हेटेरोनेरिस। नेरिस की तरह बिलों में रहने या समुद्र की तली में रेंगने के बजाय हेटेरोनेरिस समुद्र की सतह पर सक्रिय रूप से तैरता रहता है। मतलब जो इसकी नेरिस की सेक्सुअल जो फॉर्म है हेटेरोनेरिस, वो बिल में ना रहकर समुद्र की सतह पर तैरती रहती है। सेकंड पॉइंट, हेटेरोनेरिस का शरीर स्पष्ट दो भागों में बटा होता है। आगे की ओर अलैंगिक एटोक तथा पीछे की तरफ
लैंगिक एपिटोक। नेक्स्ट पॉइंट, पिछले लैंगिक भाग के पार्श्वपोद या पैरापोडिया अपेक्षाकृत अधिक बड़े और वेकुलराइज हो जाते हैं। अधिक तीव्र श्वसन हेतु इनमें चपटी पत्तियों के समान आउटग्रोथ बन जाते हैं। इनमें सामान्य सूपों के स्थान पर नए सूप बन जाते हैं जो चपटे और पतवार के समान होते हैं तथा अधिक दक्षतापूर्वक तैर सकने के लिए पंखे की भांति व्यवस्थित रहते हैं। डॉर्सल सिर्राई जो कि डॉर्सल सिर्राई में बदल जाते हैं। श्वेत कणिकाएं टूटकर प्रारंभिक पार्श्वपादों पेशियों की पचा देती हैं और नई पेशियों का निर्माण हो जाता है। इनमें नेत्र अधिक बड़े और स्पष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें पेरिस्टोमियल सिरस अधिक लंबे हो जाते हैं तथा पेरिस्टोमियल पाल्प और टेंटिकल्स समन्वित हो जाते हैं। जनन ग्रंथियां अत्यधिक विकसित हो जाने के कारण आंत्र दबकर निष्क्रिय हो जाती है। सेंसरी प्रोजेक्शन सिकुड़ जाते हैं और पाइजिडियम में विशेष संवेदी पेपली विकसित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जातियां जैसे नेरिस वायरेंस में हेटेरोनेरिस लैंगिक द्विरूपता प्रकट करते हैं। इनके नर के अगले खंडों में मादा की अपेक्षा कम परिवर्तन होता है। तो आज हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत गोनाड्स, गोनोडक्ट, डॉर्सल सिलेटेड ऑर्गन्स, हेटेरोनेरिस में एपिटोकी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हेटेरोनेरिस को पढ़ा। कल हम इसकी लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।